वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, हम आपके ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपके हम जो इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जहां जहां से भी चैप्टर में से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम करने वाले हैं। तो बच्चा, यहाँ पे हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन तो आपके आएंगे नहीं, 2, 3, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपके चैप्टर का कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटा नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन कर लिए तो इस चैप्टर में से आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा और आप आसानी से लिख पाओगे। साथ के साथ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कीवर्ड किस तरीके से एग्जाम में मार्क करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 मार्क्स एंड फिर 5 मार्क्स। ओके बच्चा, तो उससे पहले अगर आपने अपना सिलेबस पूरा कर लिया है तो अनअकैडमी पे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी की ऐप पे जाके आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके कितने कंसेप्ट जो हैं क्लियर हुए हैं। इसके लिए अनअकैडमी पे एमर्ज नाम से एक टेस्ट सीरीज है, जिसके बहुत सारे टेस्ट पहले हो भी चुके हैं और अभी लाइव चल रहे हैं, जो कि आपके होने वाले हैं 9 अप्रैल से। पहले भी हो चुके हैं कई बार, 9, 10, 11 और 12 अप्रैल को। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे आपका जो ये टेस्ट होगा ये होगा 5 बजे के बाद। अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे, जैसे कि आपका अगर आपके पास बेसिक मैथ्स है तो बेसिक मैथ का टेस्ट आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड मैथ है तो स्टैंडर्ड मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सो दैट कि आपको पता लगे कि आपकी कितनी तैयारी है। और ये टाइम है भी वो कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, कोड लगेगा पूर्णिमा 10 और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें क्या है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो आप अनअकैडमी की 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ठीक है, 100% स्कॉलरशिप मीन्स कि आप जो प्लस कोर्सेज हैं वो बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो काफी अच्छा चांस है, आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ के साथ आप जो है स्कॉलरशिप जीतेंगे वो अलग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। ओके बच्चा, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले हम करेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। देखो, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 40 वर्ड से ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए। कोशिश करना जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स के बीच में रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो आंसर है आपका, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन या फिर रैपिड इंटरकनेक्शन। और किसके बीच में इंटरकनेक्शन? कंट्रीज के बीच में, यानी कि कंट्रीज के बीच में कनेक्शन डेवलप होना। क्या ये कनेक्शन कभी पहले नहीं था? पहले भी था, लेकिन कितना टाइम लगता था। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर समुद्री यात्रा करके लोग जाते भी थे या फिर जमीन के रास्ते भी जाते थे तो सालों लग जाते थे। तो अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसा है? रैपिड है। इंटरकनेक्शन बन रहा है कैसा? रैपिड। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन या फिर रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट वाज द मेन चैनल। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट? यानी कि पास्ट में जो कंट्रीज को कनेक्ट करता था वो मेन चैनल क्या था? हाउ इज इट डिफरेंट नाउ? अभी डिफरेंट क्या है? तो देखो, ट्रेड। पहले भी लोग व्यापार करते थे, जैसे अंग्रेजों की ही बात ले लो। ठीक है ना, ब्रिटेन से क्यों आए थे? क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए आए थे। ओके, तो सेम वे पहले भी लोग ट्रेड करते थे, बट बहुत टाइम लगता था, रैपिड नहीं था। तो ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज। नाउ लार्ज कंपनी, जिन्हें कहते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, emerged on the scene, जिन्होंने चेंज लेकर आया है। मेनली एमएनसीज के थ्रू इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, और वो इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो पॉसिबल हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजीज की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई ये एमएनसीज क्या है। व्हाट आर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इट इज अ कंपनी। एमएनसीज क्या होती है? पहली बात तो फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे देश की कंपनी है,
ठीक है, यूएसए की कंपनी है और हमारे देश में आकर अपना स्टोर खोलती है या फिर हमारे देश की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है या हमारे देश में पैसा लगाती है, दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर जब चीजें खरीदती है, ठीक है, या वो तो हो गया ट्रेड, जब वो हमारे देश में पैसे लगाती है, ठीक है, अपनी ब्रांच सेटअप करती है, तो वो हो गई एमएनसीज। तो एमएनसीज क्या होती है? इट इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्रीज, ठीक है, मल्टीनेशनल यानी कि एक से ज्यादा नेशंस में जब वो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। इट्स ओके, मैं अभी समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस ग्लोबली, यानी कि एक से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम आईफोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आईफोन का जो हार्डवेयर पार्ट है वो बन रहा है एक्स कंट्री में, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो तो अलग अलग बनता ही है, ठीक है ना, चिप है वो किसी और कंट्री में बन रही है, जो असेंबल करने का काम है वो किसी और कंट्री में बन रहा है। और एमएनसीज ऐसा क्यों कर रही हैं? ताकि उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाए और उनकी लागत कम हो जाए, और लागत कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए मैं भी आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, देखो ये बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे नोकिया है, ठीक है, जो जिसका आपका पता है, डेल कंपनी है, एचएसबीसी बैंक है, इन्फोसिस है, गूगल है, ठीक है, सत्यम है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी एमएनसीज हमारी है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है, उसका काम है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनाने का, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्रियल वो चीजें बनाती है, तो वो क्या करती है, अपना रिसर्च और डिजाइन, यानी कि किस तरीके के प्रोडक्ट होंगे, किस तरीके का डिजाइन होगा, ठीक है, वो कराएगी यूएसए में, ठीक है, क्योंकि वहां रिसर्च वगैरह की ज्यादा एक्टिविटी है तो वो यूएसए में करेगी। फिर उसको लगता है कि चाइना में ना लेबर बड़ा सस्ता है, ठीक है, चाइना में काफी ज्यादा पॉपुलेशन भी है और लेबर भी है और मैन्युफैक्चरिंग का हब भी है, तो वो अपने जो प्रोडक्ट है वो बनाएगी किससे? चाइना से बनवा लेगी। यहाँ पे क्योंकि अपने देश में अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कराती है तो वो लोग लेबर ज्यादा लेंगे, तो यहाँ लेबर सस्ता पड़े तो वो चाइना में अपने जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कराएगी। अब हमारे भारत में ना बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और साथ के साथ इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी हैं, यानी कि जो इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं, तो कस्टमर सर्विस यानी कि जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो हमारा इंडिया से मिल जाएगा, कस्टमर सपोर्ट इंडिया से हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कंपनी ने अलग अलग देशों से काम कराया, अलग अलग देशों में ब्रांचेस सेटअप की और फिर अपना प्रोडक्ट असेंबल कराया, और असेंबल का वहां पे कराएगी, वो प्रोडक्शन सेंटर वहां पे रखेगी जहां पे वो मार्केट के पास होगा, ताकि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता रहे और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा तो प्रॉफिट वो ज्यादा कमा सकेगी। तो ये हो गई एमएनसी। अब आप सोचोगे कि मैम चलो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हम इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, हम एक देश की चीजें दूसरे देश में यूज कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को जॉब मिल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी ने यहाँ पे आके अपना सेंटर खोला, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में लोगों को काम दिया, चाइना में लोगों को काम दिया, तो इन यहाँ के लोगों के लिए एक तो जहां पे भी कंपनी अपना सेटअप करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है, साथ के साथ वहां के लोगों को जॉब मिलेगी। तीसरी चीज, वहां पे एक न्यू टेक्नोलॉजी आएगी। तो ये एमएनसी किस तरीके से वर्क करती है ये देखेंगे हम, ओके। तो यहाँ पे देखिए, वाई एमएनसी सेटअप देयर ब्रांचेस इन अदर कंट्रीज। अब आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो ना, टू अर्न प्रॉफिट, टू मिनिमाइज लिख सकते हो, टू मिनिमाइज cost of production and earn profit, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कैसे अर्न करते हैं ये देखेंगे। हाउ, क्वेश्चन है, हाउ आर एमएनसीज एबल टू गेन ग्रेटर प्रॉफिट। किस तरीके से, अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि किस तरीके से एमएनसीज ज्यादा प्रॉफिट ले पाती हैं। तो एमएनसीज सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन अ रीजन, ऐसे रीजन में सेट करती हैं वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, चीप लेबर और जो भी अदर रिसोर्सेज हैं वो उनको सस्ते पड़े। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profit. Okay, next question पे चलते हैं। What are the factor MNCs keep in mind before setting up its production? कौन से फैक्टर ध्यान में रखती है कि मेरे को उस देश में अपनी ब्रांच सेटअप करनी है, वहां पे मेरे को लगाना है, तो वो चीजें क्या देखती है? सबसे पहले वो देखती है कि मार्केट के पास है कि नहीं है।
मार्केट के पास होने से क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो बच जाएगा। ठीक है, प्रोक्सिमिटी टू द मार्केट सो दैट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड। फिर देखेगी लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे यहाँ पे जो है जो आप लोगों के कॉल सेंटर है वो बहुत ज्यादा है। कस्टमर को जो रात के टाइम, रात में भी दिन में भी 24/7 और कॉल सेंटर चलते हैं इंडिया में, जिसमें लोग को कोई सामान खराब हो गया तो कॉल करते हैं, पूछते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक तो इंग्लिश स्पीकिंग जनता ज्यादा है, दूसरा यहाँ पे इंजीनियर भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, एजुकेटेड इंजीनियर, और चीप लेबर भी है एक तरीके से। अगर वही इंजीनियर, उतनी ही डिग्री वाला इंजीनियर उनको अगर यूएसए में या फिर अदर डेवलप्ड कंट्रीज में हायर करना पड़े तो उसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे कंपैरेटिव टू डेवलपिंग कंट्रीज। फिर देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी। अब सोचो कि भाई गवर्नमेंट ने ही बैरियर लगा दिए, ठीक है, और लेबर लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वो एमएनसी वहां सेटअप नहीं करेगी अपनी ब्रांच को। तो ये 3 फैक्टर जो है जरूर ध्यान रखेगी। नंबर 1 मार्केट, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द फैक्टर, फैक्टर कौन से हैं जो एमएनसी ध्यान में रखती है। आंसर हो गया। अब अगर मान लो यही 2 मार्क्स में आ जाता है तो आप क्या करोगे, मार्केट, लेबर एंड गवर्नमेंट, इसको आधी लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे कि प्रोक्सिमिटी टू द मार्केट इज इम्पोर्टेंट, लेबर, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। जैसे कहते हैं, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि एमएनसी क्या करती है, या तो अपनी ब्रांच सेटअप कर लेती है, या अपना पैसा इन्वेस्ट कर देती है, या किसी के साथ पार्टनरशिप सेटअप कर लेती है। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है द मनी, जो पैसा कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए, चाहे उसकी मशीनरी आ रही है, चाहे जमीन खरीदी जा रही है, चाहे उसके लिए बिल्डिंग लेके आ रही है, चाहे मशीनें खरीदी जा रही हैं, ठीक है, उस पे जो मनी लगने वाली है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट सच एज अ लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगर इसके आगे एक वर्ड लग जाए यहाँ पे कि व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको क्या बताया, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो थोड़ा बड़ा करने के लिए क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, इसको मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन लिख देंगे, ठीक है, या फिर आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी आउटसाइड ऑफ इट्स ओन कंपनी, यानी कि एक कंपनी अगर अपने देश के बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। जैसे ये हमारी कंट्री हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कंट्री है। अब कोई देश, जैसे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो शुरू में जब इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट हुई थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पे पहले ही क्या किया, ओपन नहीं किया, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बाहर से कोई कंपनी या बाहर से कोई देश की कंपनी हमारे देश में अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है। ठीक है, तो फिर 1991 में देश के कुछ हालात ऐसे हुए कि गवर्नमेंट को कहा गया कि भाई अपने देश की मार्केट को खोलो। ठीक है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, ये जो ट्रेड, ये बैरियर लगा रखे थे ना, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी। जब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाता है, अब ये रिस्ट्रिक्शन किस तरीके की होती है, जब कोई हमारे देश में सामान बेचने के लिए आएगा उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लग जाएगा, जैसे इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, कोई दूसरे देश में जाएगा एक्सपोर्ट टैक्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कोई अपना सामान बेचने के लिए आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक जूता है किसी भी कंपनी का, XYZ कंपनी, क्वालिटी अच्छी है तो वो मिल रहा है हमें 10 रुपए का। ठीक है, ये कंपनी क्या कहती है, 5 रुपए का सेम वैसा ही जूता जो है बेचने के लिए आ जाती है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये कंपनी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जूता बेचे, क्योंकि अगर ये आई तो हमारे देश की कंपनी को लॉस होगा। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, इस पे ना टैक्स लगा देगी। फॉर एग्जाम्पल इसने 5 रुपए का टैक्स लगा दिया, वैसे इतना लगाते नहीं है, ठीक है, डबल नहीं लगाते, लेकिन अगर ये कितने का हो गया, 10 का हो गया, तो फिर तो सब लोग अपने ही देश का खरीदेंगे माल। कहते हो ना आप लोग, किया है चाइना में बना हुआ, ये नहीं खरीदना हमें, हम कुछ और खरीदेंगे। तो ये था हमारा पहले का सिनेरियो, जब
भी गवर्नमेंट को अपने देश की कंपनीज को बचाना होता है, अपने देश के प्रोड्यूसर्स को बचाना होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स बढ़ा देती है। कौन से वाला, इंपोर्ट टैक्स, यानी कि जो हमारे देश में सामान बिकने के लिए आएगा उसको महंगा बना देगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, जब ये ट्रेड हटा, ठीक है ना, रिमूविंग द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज अ लिबरलाइजेशन। जो बैरियर और रिस्ट्रिक्शन जब हटाए जाते हैं, कौन से रिस्ट्रिक्शन, जो गवर्नमेंट ने लगाए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन, अभी तक हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन का है, जैसे अभी आपने देखा कि कई गवर्नमेंट्स जो हैं अपने देश में अपनी मार्केट को ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाए, कि भाई इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी या इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगे, सभी को ग्लोब पे रहने के इक्वल चांसेस एंड एक दूसरे की मार्केट को एक्सेस करने के इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। इट रेफर्स टू द ग्लोबलाइजेशन विच क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे एंड श्योर दैट बेनिफिट्स आर बेटर शेयर्ड। अब जैसे आप लोगों ने देखा है कि जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कंट्रीज बहुत पहले आजाद हो गई थी डेवलपिंग कंट्रीज की बजाय, तो उनका क्या है, उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे एडवांस है, उनकी क्वालिटी भी एडवांस है, तो अगर वो किसी डेवलपिंग देश में जाती हैं तो वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनको हार्म करती हैं। तो यहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन का, जो मार्केट ओपन हुई है, कंट्रीज इंटीग्रेट हुई है, कंट्री इंटरकनेक्ट हुई है, उससे क्या हो, अपॉर्चुनिटी एक तो सबके लिए क्रिएट हो और जो बेनिफिट है वो सबके बीच में शेयर हो। ओके बच्चा, तो ये हो गया है हमारा व्हाट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फंक्शनिंग। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, ठीक है, एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसका क्या काम है, ये लिबरलाइज करती है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस को हटाने का काम करती है, देशों के बीच में नेगोशिएशन करवाती है। स्टार्टेड एट द, ये कब स्टार्ट की गई थी, डेवलप्ड कंट्रीज के इनिशिएटिव पे इसको स्टार्ट किया गया था। WTO एस्टेब्लिश रूल्स, ये रूल्स बनाती है कि भाई किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा और उनको ओबे करने के लिए भी कंट्रीज को बोलती है। ठीक है बच्चा, तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करती है, प्रमोट करती है फ्री ट्रेड को। तो हमारा क्वेश्चन हो गया व्हाट इज WTO। WTO का एम क्या है, लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्या काम है इसका, इसका फंक्शनिंग पूछा हुआ है, फंक्शनिंग है रूल्स एस्टेब्लिश करना और उनको ओबे कराना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे अभी हमारे। MNC इज सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि MNC है, एक तो पैसे लगा देगी, ठीक है, मनी लगा देगी, कई बार अपनी खुद का स्टोर सेटअप कर लेगी, कई बार किसी और लोकल कंपनी के साथ जो है वेंचर सेटअप कर लेगी, और कई बार क्या है लोकल प्रोड्यूसर से सामान बनवा के, ठीक है, किसी कंट्री के लोकल प्रोड्यूसर से सामान बनवा के अपनी कंपनी का लोगो उस पर लगा देगी। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से कंपनी क्या करती है, चैनल अपना सेटअप करती है, प्रोडक्शन अपना सेटअप करती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कई बार कंपनी ना ज्वाइंट प्रोडक्शन करती है लोकल कंपनी के साथ। ठीक है, तो उस लोकल कंपनी को क्या बेनिफिट होता है इस चीज का, तो लोकल कंपनी को 2 तरीके का बेनिफिट होता है। एक तो लोकल कंपनी के पास पैसे कम होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको पैसे की एक्सेस मिलती है, तो उससे वो मशीनरी टूल्स वगैरह खरीद सकती है। एंड दूसरा, उसको बेनिफिट मिलता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिलता है। तो द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच ए जॉइंट प्रोडक्शन इज 2-fold, 2 तरीके का होगा। फर्स्ट, MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक buying new machine for the faster production. Second, MNCs might bring them the latest technology for the production. तो यहाँ पे 2 ही वर्ड याद रखने हैं, एक तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट यानी कि मनी प्रोवाइड करती है और दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द कॉमन रूट। जैसे कि मैंने कहा कि 3 रूट है, 3 में से सबसे ज्यादा कौन सा अपनाती है MNC क्या करती है, मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इज टू बाय अप लोकल कंपनीज को खरीद लेती है एंड देन एक्सपेंड द प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है। MNCs विद अ ह्यूज वेल्थ कैन डू सो क्वाइट इजिली, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा होता है MNCs के पास। इवन एक देश की जो गवर्नमेंट का पूरा बजट होता है उससे भी ज्यादा पैसा एक MNC के पास होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, व्हाई हैड द इंडियन गवर्नमेंट
पुट द बैरियर टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था मैप बना के कि भाई गवर्नमेंट कई बार रेस्ट्रिक्शन सेट करती है, तो ऐसा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऐसा क्यों किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, कब, आजादी के बाद, ठीक है। तो आपको एक रीजन बताना है, द इंडियन गवर्नमेंट पुट बैरियर्स टू द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन के जो प्रोडक्ट थे एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीनों से बने हुए थे, हमारी जो इंडस्ट्री थी वो उभर रही थी, तो इसलिए क्या करने के लिए, हमारे प्रोड्यूसर विद इन द कंट्रीज, किससे बचाने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से। ओके बच्चा, नेक्स्ट पे चलते हैं। What measures can be taken by the government of India to make globalization fair? मतलब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप्स ले सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए? तो द वेरियस मीन्स दैट कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर आर, फर्स्ट, लेबर लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली लेबर जो लॉज होते हैं कि भाई इतने घंटे का काम है, 8 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, इतने दिन की छुट्टियां रहेंगी, लेबर लॉज सारे अच्छे से इम्प्लीमेंट होने चाहिए। गवर्नमेंट शुड यूज ट्रेड बैरियर इफ रिक्वायर्ड। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रेड बैरियर की जरूरत है तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर जरूर यूज करे, ठीक है। गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट एट द WTO फेयर। जब भी WTO की मीटिंग होती है तो गवर्नमेंट अपने पक्ष में कि भाई हमें अपने देश के जो व्यापारी हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए काम करना है, तो अपना पक्ष अच्छे से रखे। तो ये 3 मेजर जो है गवर्नमेंट रख सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ फॉरेन ट्रेड इंटरलिंक मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो ये क्वेश्चन है अब यहां से जो स्टार्ट होने वाले हैं ये है आपके 5 मार्क्स के, ठीक है, कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड इंटरलिंक करता है मार्केट को दूसरे देशों की, हाउ इट्स बेनिफिशियल, और ये किस तरीके से अच्छा है, एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। फॉरेन ट्रेड मीन्स ट्रेड विद अदर कंट्रीज। फॉरेन ट्रेड का मतलब है ट्रेड विद दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार करना, ठीक है। वेन ट्रेड विद अदर कंट्रीज, इसका मतलब क्या है, जब हम ट्रेड करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ व्यापार करते हैं तो हमें एक्सेस मिलता है उनकी मार्केट का, यानी कि उनकी मार्केट से हम सामान खरीद भी सकते हैं, उनकी मार्केट में हम सामान बेच भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना के जो खिलौने हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इंडिया की मार्केट में बिकने के लिए आते हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इन दिस प्रोसेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड सोल्ड एट ग्लोबल लेवल। जो भी ग्लोबल लेवल पे चीजें बन रही हैं, ठीक है, वो हम खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। वहां पे ये अपॉर्चुनिटी देता है लोकल प्रोड्यूसर को कि वो अपनी कंट्री के बाहर भी चीजों को बेच के आ सके, ठीक है। लोगों को एक वाइडर चॉइस मिलती है, यानी कि जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा चॉइस आपके पास होगी, और जितने ज्यादा चॉइसेस रहेंगी उतने ज्यादा प्राइसेस जो हैं कॉम्पिटिटिव होंगे, यानी कि चीपर रेट पे मिलेंगे आपको एंड गुड क्वालिटी मिलेगी आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन बीन एडवांटेजेस टू बोथ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर इन इंडिया, कि किस तरीके से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए ग्लोबलाइजेशन अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन इज एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। प्रोड्यूसर के लिए क्यों अच्छा है, उनको जब एमएनसीज आती हैं, ठीक है, सेटअप करती हैं, तो उनको एक तो मनी मिल जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा उनको एक्सेस मिल जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, कंज्यूमर्स को वाइडर चॉइस मिल जाती है, ज्यादा ब्रांड मिलते हैं, ज्यादा चॉइसेस होती हैं, ठीक है। दे गेट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज उनको सस्ते रेट्स पे मिलती हैं, दे गेट बेटर क्वालिटी, और उनको बेटर क्वालिटी मिलती है। ओके बच्चा, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू कैन से कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रही है, हेल्प कर रही है, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एक तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साथ में न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे पहले तो बुग्गी हुआ करती, 2 पहिए होते थे, बैल जोतते थे उसमें, है ना। फिर उसके बाद हमारा साइकिल आया, साइकिल के बाद फिर हमारे बसेस, कार, अब एयरप्लेन वगैरह, ठीक है ना, रैपिड ट्रेन, ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी क्या है
डेवलप हो रही हैं। तो न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ने फास्टन कर दिया है ग्लोबलाइजेशन को, क्योंकि हम चीजें बहुत जल्दी खरीद के ला सकते हैं, बहुत जल्दी दूसरे देश में जा सकते हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक्स फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल। ठीक है, कि आप जो गुड्स है, जो चीजें हैं, ये गुड नहीं आएगा, यहाँ पे गुड्स आएगा, गुड्स एंड पीपल को आप एक दूसरे देश में पहुंचा सकते हैं जल्दी से। एंड फास्टर डिलीवरी ऑफ अ गुड अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये तो आपको मालूम ही है कि आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस या फिर ग्लोबल लेवल के जो कोर्सेज हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो आसानी से, और विद इन फ्यू सेकेंड्स इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ओके बच्चों, तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा एंड दिस इज द आंसर, यहाँ से स्टार्ट है। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? डिस्क्राइब एनी 4 इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट जो बैरियर लगाती है, जो बाधाएं लगाती है, उनको रिलैक्स कर देती है, उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है। तो रिमूविंग ट्रेड बैरियर सेट बाय द गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज अ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मेंट दैट, इसका क्या मतलब है कि गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड, गुड्स हमारे देश में आ भी सकती हैं, एंड एक्सपोर्टेड इजिली, एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हियर। हमारे देश में फैक्ट्रीज को सेटअप भी कर सकती हैं, अपना सामान यहाँ पर लेकर भी आ सकती हैं, यहाँ से सामान लेकर भी जा सकती हैं। ठीक है, तो इंडियन प्रोड्यूसर गोट एन अपॉर्चुनिटी टू रीच बियॉन्ड द नेशन। ठीक है, अपने नेशन के बाहर के उनको मार्केट का एक्सेस मिला। इंडियन प्रोड्यूसर गोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इंडियन प्रोड्यूसर जब उनका टाई अप होता है तो उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलता है, एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एमएनसी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इंडियन बायर्स आर गेटिंग वाइडर चॉइसेस विद क्वालिटी। आप देखेंगे बहुत बार जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वो रिपीट हो रही है, तो आप लोगों को ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में कर गए तो इस चैप्टर में से आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा, कोई नया क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका जो है आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है एंड दिस यहाँ से हमारा आंसर है। हाउ आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्ट, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। अब वहां यहाँ पे आपको 3 तरीके बताने जिस तरीके से एमएनसीज वर्क करती हैं। फर्स्ट हमारा है बाइंग अप द लोकल कंपनीज। लोकल कंपनीज को खरीद लेंगी और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे। द मोस्ट कॉमन रूट होता है ये। ठीक है, एमएनसीज इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। एमएनसीज कैन डू सो बिकॉज उनके पास ह्यूज वेल्थ होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, करगिल फूड्स एन अमेरिकन एमएनसी हैज बोट इंडियन कंपनी नेम्ड पारेख फूड। पारेख फूड को खरीदा था। ज्वाइनिंग हैंड विद द लोकल कंपनीज, लोकल कंपनीज के साथ ज्वाइंट कर लेती हैं। तो समटाइम एमएनसीज ज्वाइन हैंड्स विद द लोकल कंपनी एंड डू प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, इन 1995 फोर्ड मोटर्स एंड अमेरिकन कंपनी ज्वाइन हैंड विद द इंडियन कंपनी कॉल्ड महिंद्रा के साथ फोर्ड ने जो टाई अप किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। थर्ड, बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स। समटाइम एमएनसीज जस्ट प्लेस ऑर्डर्स विद स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट खरीद लेंगे, उस पर अपना लोगो लगा देंगी। ठीक है ना, उस तरीके से वो एक ब्रांड नेम के थ्रू चीजों को बेचेंगी। ठीक है बच्चा, तो इन 3 तरीकों से एमएनसी वर्क करती हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आपका ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट हो और लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन आपको इसमें कंफ्यूज कर रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फाइनल वर्जन है आपका रिवीजन का एक तरीके से, तो आप इनको अच्छे से करके जाना, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।